नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों मैं, उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आप कह सकते हैं क्वेरीज आ रही थी कि स्टॉक के ऊपर चर्चा करिए, इस स्टॉक के ऊपर कुछ एक आप कह सकते हैं एनालिसिस का वीडियो बनाइए। और आज दोस्तों एक ब्रोकरेज हाउस ने इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली और सेल का टारगेट दिया। रीज़न क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगा आज 3% की जो ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, वैसे में इस स्टॉक के ऊपर क्यों ऐसा हो गया अचानक से। ये स्टॉक जो एक समय आप कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी कुछ बीच में चर्चा हुई थी, बट फिर वो चीज़ ठंडे बस्ते में चली गई। आने वाले समय कुछ एक आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स भी स्टॉक में देखने को मिल रही हैं। और ये जो स्टॉक स्पेसिफिक दोस्तों, इसमें कई निवेशक इसलिए भी निवेश करना चाह रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो एक बिजनेस बूम है, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में एक दो ये देखा था, उनका ये कहना था कि भी आने वाले समय में जो एक काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक बूम देखने को मिलेगी, इस स्टॉक को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, स्टॉक को ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है ये आपके ऊपर है। जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, जो आप कह सकते हैं न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उन सब को कंपाइल करके आपके सामने मैं रख सकता हूँ। ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है ये आपके ऊपर है दोस्तों। इतना ही नहीं, मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि भाई जब भी आप वीडियो देखते हैं वो कब का है ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कभी कभी 2-3 महीने पुरानी वीडियोस देख करके लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि आप समझिए शेयर बाज़ार एक बहुत ज़्यादा डायनामिक स्टेट में रहता है। कोई भी खबर या कोई भी एक्विजिशन, कोई भी इन्वेस्टमेंट पूरी एक स्टॉक की तस्वीर बदल के रख देता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्ड ध्यान दिया कीजिए, इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उसे बहुत शानदार तरीके से और बहुत डीपली उसे आप कैसे ट्रैक किया कीजिए। नहीं कर सकते, एटलीस्ट वीक में, हफ्ते में एक बार अपने पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ा कीजिए और क्वार्टरली रिजल्ट्स में स्पेशली ध्यान ज़रूर दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो क्या है प्रॉब्लम, क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या हिट है, क्या मिस है, तमाम चीज़ों को इसी एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और दोस्तों, आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी अन्य स्टॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ उसको शेयर करने की कोशिश करूँगा उस एनालिसिस को दोस्तों, ठीक है। तो सीधा वीडियो को चलते हैं सेकंड पार्ट तरफ लेकर के, और वहाँ पे दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस की जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखिएगा, विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, क्योंकि अगर आप वाकई में इस स्टॉक में निवेश के बहुत सीरियस हैं तो बहुत सारी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, सीएमडी चेंज होने के भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। तो हर एक चीज़ को इसमें कवर किया गया दोस्तों। और चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ इस वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर नंबर की कुछ एनालिसिस करते हो। देखिए, CCRA कंटेनर कॉरपोरेशन, इसने दोस्तों बहुत ही आप कह सकते हैं कमज़ोर नंबर दिए थे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के फ्रंट पे, और 5% का यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला था क्वार्टर 4 में। रेवेन्यू 6% की वृद्धि दिखाया था ईयर ऑन ईयर, जो कि इन लाइन था दोस्तों अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के, ठीक है, टू 216 करोड़ रुपए के आसपास इस क्वार्टर में। बात करें एबिटा की, तो उसमें 8% का आपको जंप देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर, और 13% दोस्तों ये एस्टिमेट के नीचे था। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पे 8% की आपको वृद्धि देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर, जो कि 20% कम था दोस्तों एस्टिमेट के। तो देखिए आप, चाहे एबिटा के फ्रंट में हो, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फ्रंट में, पैट के फ्रंट में, दोनों ही फ्रंट पे जो नंबर्स निकल के आए हैं वो एस्टिमेट से काफ़ी नीचे हैं। बात करें एबिटा मार्जिन की, तो ये 20.5% पे आई है दोस्तों, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30 बेसिस पॉइंट की जंप है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें भाई थोड़ी वॉल्यूम्स की, तो देखिए बात करें टोटल वॉल्यूम की दोस्तों, तो ये 7.1% की ईयर ऑन ईयर जंप दिखाया है टू 4.4 मिलियन TEUs। अब देखिए आपको ये समझा दूँ, ये जो TEUs होते हैं ना दोस्तों, ये आप कह सकते हैं एक 28 कंटेनर जो होता है, स्मॉलेस्ट जो कंटेनर यूनिट होती है जिसमें सामान आप भेजते हैं 20 फीट का, वो उसको आप कह सकते हैं अगर आप एक नापने की प्रक्रिया मानेंगे तो ये TEUs होते हैं, ठीक है, विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डोमेस्टिक वॉल्यूम एट 3.4 मिलियन TEUs, ठीक है। तो ये बात है। और बात करें फाइनेंशियल 23 की, तो रेवेन्यू में दोस्तों 6.7% की आपको ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखने को मिल रही है टू आप कह सकते हैं
81 बिलियन रुपीस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों एबिटा मार्जिन की, जो कि आप कह सकते हैं 23 फाइनेंशियल 23 की बात करें पूरे साल भर की, वो 22.7% पे रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे ये फ्लैट रहे हैं। एडजस्टेड पैट देखेंगे तो 117 करोड़ रुपए पे ये आए हैं दोस्तों, जो कि 10% की जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं लैंड लाइसेंस फीस की, तो वो क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 23 में दोस्तों 104 करोड़ रुपए में रहा है, जो कि फाइनेंशियल 23 में 392 करोड़ रुपीस था। ठीक है, फॉर फाइनेंशियल 23 पूरे साल भर में दोस्तों। ठीक है, एंड दिस वाज बिलो द मैनेजमेंट्स गाइडलाइन ऑफ 445 करोड़ रुपीस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, बात करें कैपेक्स की, तो ये आप कह सकते हैं 56 करोड़ रुपीस का डाला जाएगा इन फाइनेंशियल 23 में, एंड एक्सपेक्ट टू इनकर अ कैपेक्स ऑफ 6 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 26। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ कैपेक्स होगा 24 में दोस्तों, वो रोलिंग स्टॉक के टुवर्ड्स होगा और हैंडलिंग इक्विपमेंट को लेकर के होगा। ठीक है, यानी भाई देखिए जो नंबर्स आए थे क्वार्टर 4 में, आप देखेंगे आपको ये समझ में आएगी कि वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, एक फ्लैट टू पॉजिटिव से नंबर है, और बाजार की जो एस्टिमेट है उससे काफ़ी नीचे थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब कुछ ऑपरेशनल हाइलाइट्स पे बात करते हैं। तो देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम्स थोड़े सॉफ्ट थे दोस्तों, और जो अदर एक्सपेंसेस वो काफ़ी हाई थे, जिसके कारण मार्जिन में हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला क्वार्टर 4 में। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस जो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इसलिए थे, जो एक वन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड एक्सपेंस था वो डालना पड़ा, रिपेयर और मेंटेनेंस करना पड़ा एक डिपो में दोस्तों, और डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस मटेरियल एट अनदर टर्मिनल। ठीक है, तो ये 3-4 रीजन के कारण जो ये अदर एक्सपेंसेस हैं वो इस बार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड आप देखेंगे हैज़ बीन वीक इन सेगमेंट्स, कुछ सेगमेंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बहुत कम थे, और ये सरप्राइज की बात नहीं है कि वो मर्चेंडाइज आए हैं और हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि अभी जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक चल रहा है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, मर्चेंडाइज, फैशन, ये तमाम चीज़ों में ना स्पेंड काफ़ी कम हुई है दोस्तों। ठीक है, बात करें रेल फ्राइट की, यानी रेल भाड़े की, जो कह सकते हैं रेल से सामान एक से जगह से उधर दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसके जो मार्जिन है वो 26% पे रहे हैं दोस्तों क्वार्टर 4 में, जो कि 25.3% थे थर्ड क्वार्टर में, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको थोड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए जहाँ तक बात करें मार्जिन की, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है दोस्तों, क्योंकि एलिवेटेड एम्प्टी रनिंग कॉस्ट और विड्रॉल ऑफ डिस्काउंट, जो एक डिस्काउंट था दोस्तों इंटरनल में द्वारा हटा दिया गया, तो ये इस बार कंपनी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो लैंड लाइसेंसिंग फीस देखेंगे जो फाइनेंशियल 23 में आई है, वो आई है 3.9 बिलियन रुपीस, यानी आप कह सकते हैं, और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है फीस कर रही थी 4.3 बिलियन रुपीस। ये बिलियन डॉलर नहीं है, बिलियन रुपीस है, याद रखिएगा। बात करें एम्प्टी रनिंग कॉस्ट की क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 23 में, तो ये 0.94 बिलियन रुपीस रहा है दोस्तों, और कैप ये क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डोमेस्टिक के फ्रंट में आप देखेंगे तो वो इतने ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे मार्जिन में बड़ा दबाव रहा दोस्तों इस बार के क्वार्टरली नंबर्स में, प्लस जो रेलवे द्वारा जो डिस्काउंट हटाया गया उसने भी एक आप कह सकते हैं झटका दिया मार्जिन को। बात करें ओवरऑल डबल स्टैकिंग ट्रेन दोस्तों, तो वो 4100 पे खड़े रहे हैं इस बार फाइनेंशियल 23 में, और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है ये जो डबल स्टैकिंग ट्रेन हैं ये 5000 को पार कर जाएंगे फाइनेंशियल 24 में। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं दिस वुड बी सपोर्टेड बाय एडिंग डोमेस्टिक वॉल्यूम एंड द डीएफसी नेटवर्क। ठीक है, ये आप कह सकते हैं डीएफसी नेटवर्क क्या होता है, ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो होते हैं दोस्तों वो। तो आप देखिए आने वाले समय में चीज़ें कुछ हद तक इस कारण जो डीएफसी है ये गेम चेंजिंग होने वाला है दोस्तों, और अगर वो होता है तो उससे कॉनकोर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आप देखिए पिकअप जो है वो बढ़ा है दोस्तों, पिकअप इन बल्क एंड हैंडलिंग क्वाइट गुड। जो बल्क सीमेंट है उसमें उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ये आने वाले समय में बहुत हद तक बढ़ेगा ही, ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हमको एक ही समझ में आई क्वार्टर 4 के नंबर्स कैसे रहे, और ऑपरेशनल फ्रंट पे कहाँ पे अच्छी चीज़ दिखी, कहाँ पॉजिटिव चीज़ दिखी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीक क्यों थे, कैसे अदर एक्सपेंसेस ने मार्जिन में बड़ा प्रॉब्लम दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं जिस रिपोर्ट के कारण आज आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। देखिए कोटक की रिपोर्ट है, ये डेटा उन्हीं के आधार पे जाता है। तो देखिए इन्होंने कहा है
कि भाई जो सीएमडी में चेंज किया जाएगा अक्टूबर 23 में, वो एक बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट करेगा दोस्तों प्राइस कट में। ठीक है, आप देखिए, पहले मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो करंट सीएमडी चेंजिंग है दोस्तों, द प्राइस स्ट्रेटजी इन दिस टेन्योर टूवर्ड्स मेंटेनिंग ग्रोइंग मार्जिन वर्सेस द स्टांस ऑफ अर्लियर सीएमडी ऑफ मेंटेनिंग मार्केट शेयर। देखिए, जो एमडी पहले थे और अभी के थे, उनमें दो में ना, जो आप कह सकते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी है, वो काफ़ी हद तक एक दूसरे की अलग है। जब आप देखें, जो करंट सीएमडी दोस्तों, वो जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं अपने टेन्योर में दोस्तों, वो मेंटेनिंग ग्रोइंग मार्जिन वर्सेस स्टांस ऑफ द अर्लियर, वो अभी के समय ना मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं, जबकि जो पहले सीएमडी थे उनका मार्केट शेयर बढ़ाने में जोर था। ठीक है, यानी एक एमडी कह रहा था कि भैया हमको ना मार्जिन मेंटेन रखने, और दूसरे कहते भैया हमको मार्केट शेयर चेंज करने। एंड द इम्पेंडिंग शिफ्ट इन सीएमडी वुड बी फ्रॉम अक्टूबर 23 टू श्री संजय स्वरूप जी इस पदभार को संभालेंगे, और दिस enhances the scope of a shift in pricing strategy and thus further price cut from here on। और यहाँ से नेक्स्ट प्राइस कट बहुत बड़े स्तरों पे देखने को मिलेगी, एंड दिस वुड बी अ की इम्पॉन्टेबल फॉर अस ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्कोर गुड्स प्राइसिंग ओवर फाइनेंशियल 18 to 20। इट्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड मार्जिन इंप्रूव फ्रॉम टू 25% फ्रॉम 18। और देखिए, फाइनेंशियल 18 से लेकर के 20 तक एक्सपोर्टिंग गुड सेगमेंट के जो मार्जिन थे वो 18 से 25% जंप देखने को मिल रही थी। ठीक है, देखिए, मैं इससे ये कह सकता हूँ भैया सही क्या है गलत क्या है कोई नहीं कह सकता, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, समय ही बताएगा कि ये जो सीएमडी चेंज करने जो स्ट्रैटेजी हमको देखने को मिलेगी वो किस तरह फ़ायदा करेगी या नुकसान करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी कट एस्टिमेट बाय 3%, 3% से एस्टिमेट को कट किया जाएगा और रोल फॉरवर्ड किया जाएगा टू FV2 ऑफ रुपीज़ 610। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रियलाइजेशन को 1% का कट किया जा रहा है दोस्तों, एंड ओवरऑल जो एबिटा है उसे 3%। ठीक है, और जो आप कह सकते हैं वी रिटेन अवर FV ऑफ रुपीज़ 610 और रोल्ड फॉरवर्ड टू जून 2025 अर्निंग। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डाउन साइड रिस्क देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल 24 में दोस्तों, वो ये है, आप कह सकते हैं, जो वॉल्यूम ग्रोथ इन लाइट ऑफ वी कमेंट्री फ्रॉम GRFL इन द रीसेंट एनालिस्ट मीट इन इट्स गरही हरसारू फैसिलिटी। ठीक है, ये जो दोस्तों गरही हरसारू फैसिलिटी है, वहाँ से एनालिस्ट का ये मानना है, एनालिस्ट मीट में कंपनी ने कहा है कि भैया जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना वो थोड़ी कमज़ोर रहने की बात कही जा रही है, और जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर के कारण जो प्लेयर्स सच एज अडानी लॉजिस्टिक और इनके कारण ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कॉनकोर में एक दबाव बढ़ाएगी, और जिसके कारण मार्जिन में आपको और भी दबाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, इस कंपनी के पास अब लगातार कंपटीशन भी बढ़ते चला जा रहा है, और देखिए करेंटली जहां भी अडानी का नाम आता है ना, ऑलरेडी लोग थोड़े से डर जाते हैं। ठीक है, आगे है कॉनकोर ने जो पहले मेजर कट किया ना प्राइसिंग दोस्तों, वो मुंद्रा और पिपापा में किया। ठीक है, यहां आप देखिए, आवर स्टूडेंट प्राइसिंग डेटा फ्रॉम इंडस्ट्री सोर्स सजेस्ट कॉनकोर टेकिंग अ प्राइस कट ऑफ 8 to 9%। जी हाँ, 8 से 9% का प्राइस कट कर रही है दोस्तों कंपनी ऑफ द की जो लेस देन 20 MT टन के जो दोस्तों मेट्रिक टन के हैं वेट कैटेगरी में अक्रॉस इट्स की पोर्ट। ठीक है, 1 मई से। ठीक है, और इट हैज़ टेकन अ हायर बट सेलेक्टिव 12% कट इन एक्सपोर्ट प्राइसिंग इन द पिपापा कोड। आप देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कंपटीशन, उसके कारण शुरुआत हो चली है प्राइस कट की, और 2 इनके मेजर पोर्ट से आप देख रहे हैं बड़े प्राइस कट हमको देखने को मिल रहे हैं। और ब्रोकरेज रिपोर्ट आखिर कहती है कि इन आवर असेसमेंट ऑफ ट्रैकिंग सच डेटा दिस ऑल्सो मार्क्स द फर्स्ट सच इंस्टेंस ऑफ मीनिंगफुल प्राइसिंग कट बाय द कंपनी ओवर द पास्ट 5 years। और जब हम डेटा को ट्रैक करते हैं तो हम ये पाते हैं, ये आप कह सकते हैं बहुत बड़ा, अपने आप में आप बल्कि कह सकते हैं पहला मिनी फ्लूंग प्राइस एंड कट है जो कंपनी पिछले 5 सालों में लिया है। तो आप समझ सकते होंगे कितना ज़्यादा प्रेशर है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, कट अपीयर्स इन रिस्पॉन्स टू शेयर लॉस हैज़ नॉट लीड टू रिवर्सल सो फार। ये जो प्राइस कट किया जा रहा है दोस्तों, ये लगातार जो मार्केट शेयर लूज कर रही है उसको वापस से अपने कंट्रोल में लाना है, लेकिन अभी ऐसा कुछ होते दिख नहीं रहा है दोस्तों। क्या लिखा है, द प्राइसिंग कट इज टारगेटेड ऑन एक्सपोर्ट्स। जो एक्सपोर्ट में प्राइसिंग कट किया गया है
जहाँ पर ग्रोथ थोड़ी कम है दोस्तों, मुंद्रा और पीपावाव पोर्ट्स में दोस्तों, जहाँ पर कॉनकोर ने एक बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल मार्केट शेयर लूज कर दिया दोस्तों, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के कारण, ठीक। और आप देखिए सच मूव इज जो रिड्यूसिंग द प्रीमियम कॉनकोर चार्जर टू की कॉम्पिटिटर। और ये क्यों किया जा रहा है, जो भैया जो कॉनकोर प्रीमियम चार्ज करता था ना अपने की कॉम्पिटिटर जीआरएफएल और अडानी लॉजिस्टिक के कारण, विच मेंटेन इट्स प्राइसिंग। और आप देखिए फॉर इंस्टांस फॉर द की मुंद्रा एनसीआर मुंद्रा एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट लैग ऑफ इज ग्रेटर देन 26 मेट्रिक वेगिंग टीयूज भाई वही यूनिट होती दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन वाली की, और ये 20 आप कह सकते हैं जो मैंने पहले बताया था उसका रहता है, ठीक है। आगे अब देखिए द कंपनीज प्राइसिंग इज नाउ एट 2% प्रीमियम वर्सेज जीआरएफएल एज कंपेयर्ड विद 7%। मात्र 2% का प्रीमियम बच गया है दोस्तों इनके कंपटीशन से। और बात करें जीआरएफएल की दोस्तों, उनके साथ रिसेंट जो अट्रैक्शन किया गया है, बातचीत की गई है, मैनेजमेंट इस बात को कंफर्म की है दोस्तों, प्राइस कट टेकन बाय कॉनकोर एंड दैट द सेम हैज़ नॉट लेड टू द कंपनी रिगेनिंग एनी मीनिंगफुल मार्केट शेयर। यानी इतने आप कह सकते हैं कॉनकोर का इतना बड़ा प्राइस कट करने के बावजूद भी उन्हें कहीं से भी कोई मीनिंगफुल आप कह सकते हैं मार्केट शेयर गेन करने को नहीं दिख रहा है मुंद्रा एनसीआर मुंद्रा जो आपके इनका पोर्ट में, और ये एक थोड़ा सा परेशानी का सबब बना हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं लास्ट में दोस्तों प्राइवेटाइजेशन की। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन लाइकली टू बी डिलीट। देखिए गवर्नमेंट जो है 54.80% दोस्तों होल्ड करती है कॉनकोर में, और ये आप कह सकते हैं स्टेक सेल करने की बातें चल रही दोस्तों कंपनी की और टू प्राइवेट ब्रीडर दोस्तों। और बात करें न्यूज़ रिपोर्ट की तो अडानी पोर्ट्स, जी हाँ दोस्तों अडानी पोर्ट इसके प्राइम कंटेंडर थे दोस्तों कॉनकोर के को खरीदने के बिकॉज ऑफ सिनर्जी एग्जिस्टिंग पोर्ट बिजनेस। क्योंकि भाई देखिए एक बात तो इंपॉर्टेंट है, अडानी पोर्ट को अगर कॉनकोर जैसी चीज़ मिल जाती है तो ये लाइफ चेंजिंग होगा अडानी पोर्ट के लिए, और मुझे लगता है उसके बाद एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। बट it was aggressively building up a war chest of debt and cash to acquire a majority stake in the container freight operator। और इसके लिए जो अडानी पोर्ट है वो बहुत आप कह सकते हैं एग्रेसिव तरीके से कैश और डेट एक्वायर कर रही थी ताकि वो मेजॉरिटी स्टेक खरीद सके दोस्तों, ठीक है। बट गिवन द राउट इन अडानी स्टॉक द ग्रुप स्टडी हैज टेकन अ कंप्लीट यू टर्न। और ये जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली, अडानी स्टॉक से एक बड़ा यू टर्न लिया और इट इज़ नाउ लुकिंग टू रिकैलिब्रेट ग्रोथ एम्बिशन स्ट्रेंथन इट्स बैलेंस शीट। अब जिसके कारण ग्रोथ की बजाय अपने बैलेंस शीट को मजबूत करने में दिखाएगी। और आप देखिए गिवन द अडानी सागा, अडानी को देखते हुए जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बिजनेस लाइकली टू डिलीड बाय अनदर 12 to 18 मंथ, तो आने वाले 12 से 18 महीने में ना दोस्तों ये चीज़ें थोड़ी डिले हो गई है। और मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, अगर 2024 में गवर्नमेंट आती है नरेंद्र मोदी की, तो मुझे ये लगता है कॉनकोर का मेजॉरिटी स्टेक अडानी पोर्ट ज़रूर से ज़रूर मिल सकता है, ज़रूर खरीदा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये मैं कुछ आप कह सकते हैं कुछ बाहर की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय जो मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बात करें आउटलुक को रेकमेंडेशन की, तो देखिए जो एक लॉन्ग एक्सपेक्टेड रिसेशन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भैया रिसेशन आएगा, वो अभी तक तो आया नहीं है, बट जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है दोस्तों वो अभी भी पूरी तरह साफ सुथरी नहीं है, अभी मर्की है दोस्तों। और जो महंगाई है इन्फ्लेशन है वो अभी और ज़्यादा लंबे से तक टिका रहेगा ऐसा कहा जा रहा है, जिस कारण ओवरसीज इकोनॉमीज में बड़ा स्लो डाउन को देखने को मिलेगा। एंड द बिजनेस हैज़ अ हाई कोरिलेशन विद द बॉर्डर इकोनॉमी। और जिस बिजनेस में कॉनकोर है दोस्तों वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही चीज़ देखा जाता है जो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसको। और जिस तरह के डिमांड ट्रेंड देखने को मिले दोस्तों कुछ क्वार्टर से, ये ट्रेड एक्टिविटी में कुछ आपके पास स्लैकिंग कमजोरी देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल फ्रंट में, जबकि जो डोमेस्टिक वॉल्यूम दोस्तों वो अभी भी मजबूत हैं इंटरनल फैक्टर्स के कारण। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरह से क्रूड ऑयल गिर रहा है ना, कमज़ोर हो रहा है, ये संकेत तो दे रहा है रिसेशन के, ठीक है। और बाजार जो अभी आपको भागता दिख रहा है उसके पीछे का भी रीज़न यही है कि जो क्रूड ऑयल है वो इकोनॉमी को उतना ज़्यादा परेशानी कर रहा है, जिस कारण आपको बाजार थोड़े मजबूत दिख रहे हैं दोस्तों। बट मुझे ये लगता है कि भैया ये प्रॉब्लम कहीं जल्दी जाने वाली मुझे लगता है नहीं। रिसेशन की या जो बातें चल रही हैं कॉनकोर में, अभी आप अगर देखिए लॉन्ग टर्म है खरीद सकते हैं, बट मुझे थोड़े समय तक इस स्टॉक से दूर रहने का सही लगता है दोस्तों। बट बाजार अगर बहुत तेज़ भागेगा, ये स्टॉक तो रुकेगा नहीं, वो भी साथ में थोड़ा बहुत भागेगा ही, तो
डिस्क्लोजर के रूप में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टेड नहीं है दोस्तों। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह कीजिएगा। ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।